हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैंने आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का। क्लास 10th में हम ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं और ज्योग्राफी में कृषि। ठीक है, तो आई होप कि आप सब मैंने कि ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो में जितना मैंने कि बतलाएंगे वो आज तक का क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है और प्रीवियस ईयर में जितना मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास 10th में वो सभी मैंने कि टोटली बतलाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं कृषि के बारे में। चैप्टर का नाम है कृषि। ठीक है, तो कृषि के बारे में बतलाया। तो सबसे पहले तो कृषि के बारे में अगर बताया तो कृषि माना जाता है खेती। क्या? तो कृषि एक भूमि से संबंधित है। कृषि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो क्या है, भूमि से संबंधित है। ठीक है, कृषि क्या है तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भूमि से संबंधित है। अगर बात करें कृषि के बारे में तो कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो क्या है, भूमि से संबंधित है। ठीक है, और इसके बारे में बताया कृषि क्या है। तो कृषि क्या है, कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भूमि से संबंधित है। कृषि क्या है, कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो क्या है, भूमि से संबंधित है। ठीक है, कृषि क्या है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो क्या है, भूमि से संबंधित है। ठीक है, कृषि भूमि से संबंधित है। कृषि में ही आता है खेती। कृषि के अंतर्गत क्या आ सकता है, इसी कृषि के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या आ सकता है, तो कृषि के अंतर्गत खेती आएगा। ठीक है, जो भूमि से संबंधित है, भूमि पर खेती किया जाता है। कृषि के अंतर्गत वानिकी आएगा, वानिकी। ठीक है, वानिकी। और कृषि के अंदर वानिकी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वन एवं वानिकी वाला, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा उस चैप्टर का। तो कृषि के अंदर आएगा खेती, कृषि के अंतर्गत आएगा वानिकी, कृषि के अंतर्गत आएगा मत्स्य पालन। ठीक है, कृषि के अंतर्गत मत्स्य पालन आता है। तो ये सब लिख देते हैं पहले, कृषि के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो कृषि के अंतर्गत आएगा खेती। ठीक है, खेती, मत्स्य पालन। कृषि के अंतर्गत आएगा पशुपालन। कृषि के अंतर्गत आएगा वानिकी। वानिकी हम बतला दिए हैं, जो मानव द्वारा जिस वन को मैंने ये उगाया जाता है या परवरिश किया जाता है उसी को वानिकी कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में बढ़िया से डिटेल वीडियो ला चुके हैं। तो कृषि में हम सब जान गए कि कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो क्या है, भूमि से संबंधित है। और कृषि के बारे में, कृषि से संबंधित क्या है, खेती है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है और वानिकी है। ठीक है, और ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा कृषि खेती, तो आप इधर भी देख सकते हैं, खेती होता है, खेती कृषि से संबंधित क्या है, खेती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको कृषि के बारे में समझ में आया होगा। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो जिसे कि हम सब जानते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि है। इसको लिख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि है। यानी कि इसमें लिखेंगे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें भारत के लोग 53.8% लोग, मान कि लगभग 54% लोग कृषि में लगे हुए हैं। भारत में कृषि में लगे हुए हैं। भारत में 53.8 मैंने लगभग 54% लिख देते हैं। 54% मैंने लगभग 53.8%, 54% लगभग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, लगे हुए हैं।
भारत में 53.8% लोग क्या है, कृषि में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात किया जाए भारत के योग मान कि जीडीपी में योगदान कितना परसेंट है, तो भारत के जीडीपी में, भारत के जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूछता है माने कि फुल फॉर्म पूछता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। जीडीपी माने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम हिंदी में लिख देते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं तो ही अच्छा है। तो भारत के जीडीपी माने कि जीडीपी में 13.7% योगदान है, ठीक है। तो भारत के जीडीपी में 13.7% योगदान है। और यह किसका योगदान है, तो भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान 13.7% है, ठीक है। तो भारत के जीडीपी में 13.7% योगदान है कृषि का, ठीक। और आगे अगर बात किया जाए कृषि के बारे में, तो कृषि के बारे में तो बिहार भी क्या है, कृषि प्रधान राज्य, ठीक है। तो ये भी बात मैंने कि ये नोट कर लीजिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, ठीक है। बिहार क्या है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, ठीक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य। और आगे अगर बात किया जाए तो कृषि में, तो कृषि की अगर प्रक्रिया की बात करें, कृषि का प्रक्रिया, कृषि के प्रक्रिया, अब आगे जब बात कर लेते हैं कृषि के प्रक्रिया, कृषि के प्रक्रिया की बात करते हैं, माने कृषि किस किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो कृषि की अगर प्रक्रिया की बात करते हैं हम, तो कृषि को पहले क्या करते हैं, पहले कृषि करने के लिए माने खेती करने के लिए, अब आते हैं खेती पे, ठीक है। इस खेती के बारे में बतलाते हैं, इस खेती के बारे में, खेती के बारे में बतलाते हैं। तो खेती कृषि में खेती के बारे में जानते हैं हम। तो खेती हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, खेती कैसे करते हैं, तो खेती को प्रक्रिया में जानते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले माने कि जोतवाते हैं, ठीक है। खेत को जोतवा दिए, और जोतवाने के बाद खेत में बाव करते हैं, ठीक है। बाव करते हैं, खेत में बाव कर देते हैं, बाव करते हैं, और उसके बाद खेत में बाव करके और उसमें क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई पानी पटाते हैं, बाव हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, पानी पटाते हैं, उसमें जंगल उपजता है, तो जंगल को किरौनी जिसे हम कहते हैं, निकौनी, निराई, उसको निकौनी करते हैं। और निकौनी करने के बाद उसमें हम खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद कीटनाशक भी डालते हैं खाद में। अब कीटनाशक भी आ गया तो कीटनाशक भी डालते हैं। कीटनाशक डालने के बाद क्या करेंगे, कीटनाशक डालने के बाद हमारा फसल बड़ा होगा तो फसल को काटेंगे। काटने के बाद हम सब क्या करेंगे, उसको उस फसल को निकालेंगे, फसल को छुड़ाएंगे, और उसके बाद हम सब भंडारण कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये कृषि का प्रक्रिया। तो कृषि के प्रक्रिया में हम सब जान लेते हैं। तो कृषि के प्रक्रिया में पहले हम क्या करेंगे, कृषि के प्रक्रिया में एक में क्या करते हैं, तो बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, माने खेत जोतना, ठीक है। जुताई के बाद बुआई करते हैं, बुआई माने बोना, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, सिंचाई माने पानी डालना, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, तो निकौनी, ठीक है, निराई जिसे कहते हैं, निराई, ठीक है। निराई माने जंगल फेंकना। और क्या करेंगे, जंगल फेंकना। और क्या कर सकते हैं, जंगल फेंकेंगे। उसके बाद हम सब क्या करेंगे, खाद डालेंगे, खाद माने आप समझ में आ रहा होगा, खाद डालेंगे। फिर कीटनाशक डालेंगे, ठीक है, कीटनाशक डालेंगे। फिर कटाई करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद क्या कर सकते हैं, कटाई करने के बाद उसको अनाज को निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, भंडारण,
भंडारण। ठीक है, इस सब माने कि प्रक्रिया है, इसमें और होगा, ऐसा नहीं है जो नहीं है, माने कि इसमें क्या होगा और होगा। ठीक है, तो ये बात हम जान गए कृषि में क्या, जो कृषि के प्रक्रिया। और कृषि क्या है, कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो क्या चीज़ से संबंधित रखता है, तो जो मैंने भूमि से संबंधित रखता है। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माना जाता है। कृषि प्रधान देश भारत है और बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, भारत में माने कि लगभग 54% लोग कृषि में लगे हुए हैं। और भारत के माने कि जो वृद्धि है योगदान, उसमें GDP जो है ग्रेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें योगदान 13.7% है। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा। अगला आगे बढ़ते हैं, तो अगला आगे बढ़े कृषि के बाद, तो हम इसमें अब जान लेते हैं कृषि का प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार में अब जान लेते हैं कृषि का प्रकार। ठीक है, कृषि का प्रकार कहाँ डालें, यहीं से जान लेते हैं कृषि के प्रकार। ठीक है, कृषि के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अगर बात किया जाए कृषि के प्रकार में, तो कृषि को माने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कृषि के प्रकार में। सबसे पहले हम सब क्या बोलते हैं, कृषि के प्रकार में कोई एक जान लेते हैं, जैसे कृषि में स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि। ठीक है, और तो चलिए पहले जान लेते हैं हम सब एक रोपण कृषि। रोपण कृषि पहले जान लेते हैं, रोपण। चलिए, एक कृषि स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि। चलिए, तो स्थानांतरित कृषि के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। चलिए, तो कृषि के प्रकार में क्या है स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में बात किया जाए तो वैसा कृषि जो स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे, जिसमें स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि किसे कहेंगे, तो वैसा कृषि जिसको स्थान बदल बदल कर कृषि किया जाता है उसे क्या कहेंगे, स्थानांतरित कृषि। और यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में होता है। ठीक है, बात किया जाए इसके बारे में, यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि कहाँ किया जाता है, तो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में, माने 7 सिस्टर जो है जिसका सरदार अरुणाचल प्रदेश है, तो उसमें ये स्थानांतरित कृषि किया जाता है। स्थानांतरित कृषि में और अगर बात हमसे जानते हैं तो स्थानांतरित कृषि को हम सब झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को इसे झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। चलिए, झूम आगे जान लेते हैं। झूम कृषि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो झूम कृषि के बारे में, तो झूम कृषि यह माने कि मुख्य रूप से जनजातीय लोग करता था, और पूर्वोत्तर भारत में ऐसे भी जनजातीय लोग सब ज़्यादा है। गारो खासी जयंतिया जैसे मेघालय में है, तो वो ईसाई माने कि जनजातीय लोग सब क्या करते थे, झूम कृषि। झूम कृषि में क्या होता था, तो पहले लोग क्या करते थे, जहाँ पे जो आदिवासी रहते थे उस जंगल को, जहाँ पे जिस जंगल में रहते उस जंगल को जितना दूर खेती करना होता है जंगल को साफ करते थे। ठीक है, वहाँ जितना दूर तक खेती करना होता था वहाँ तक के साफ करते थे। साफ करके जो जंगल काटते थे, पहले जंगल को काट करके और सुखाते थे। सूख जाता था तो उसमें आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद
बारिश का इंतजार करते थे और बारिश हो जाता था तो उस बारिश के बाद उसको मैंने कि मिला देते थे उस मिट्टी में, और जिसके कारण उसको राख के रूप में हो जाता था वो, और उसके बाद उस पर फसल मैंने कि बुआई कर देते थे, और बुआई होने के बाद उसे फसल होता था, फिर काटते थे, और मैंने कि यह प्रक्रिया 3-4 साल तक लगातार अपनाते रहते थे जब तक कि उसमें उर्वरक शक्ति की कमी नहीं आ जाए। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, और इसी को अगर बात किया जाए इसी झूम कृषि के बारे में, इसी झूम कृषि के बारे में, तो इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पोहू कृषि भी कहते हैं। इसे तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में पोहू कृषि कहते हैं। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पोहू कृषि कहते हैं। और आगे बात किया जाए तो इसे माने वियतनाम में रो कृषि कहते हैं, रो। ठीक है, वियतनाम में रो कृषि कहते हैं, वियतनाम में रो कृषि कहते हैं, वियतनाम में रो कृषि कहते हैं। ठीक है, तो आपको स्थान बदल बदल कर खेती किया जाता था, स्थानांतरित कृषि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सब जान लेते हैं स्थानांतरित कृषि के बाद व्यापारिक कृषि। एक दूसरा नंबर पर जान लेते हैं व्यापारिक या व्यवसाय कृषि। ठीक है, व्यापारी या व्यवसायिक कृषि किसे कहते हैं, माने कि वैसा कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो। ठीक है, वैसा कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो उसे व्यापारिक कृषि या व्यवसायिक कृषि कहेंगे। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो, उसे क्या कहेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो उसे व्यवसायिक कृषि कहते हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो, उसे क्या कहेंगे, व्यवसायिक कृषि कहेंगे। ठीक है, व्यवसायिक कृषि आपको या व्यापारिक कृषि समझ में आ गया होगा। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो, उसे क्या कहेंगे, व्यापारिक कृषि या व्यवसायिक कृषि। इसी के अंदर अगर एक में बात किया जाए, इसी के अंदर क्या आता है, रोपण कृषि या बागवानी कृषि। ठीक है, रोपण कृषि या बागवानी कृषि। ठीक है, तो रोपण कृषि और बागवानी कृषि किसे कहेंगे, तो वैसा कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से अधिक बार लाभ कमाना हो, उसे क्या कहेंगे, रोपण कृषि या बागवानी कृषि। वैसा कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य 2 या 2 से अधिक बार लाभ कमाना हो, उसे रोपण कृषि या बागवानी कृषि कहेंगे। जैसे में अगर बात किया जाए, जैसे, ठीक है, जैसे तो जैसे में क्या आ जाएगा, रबर। ठीक है, रबर और जैसे में क्या होगा, जैसे में और क्या आ जाएगा, मिर्च। और माने कि सब्जी में कई गो आता है, रबर, मिर्च, कॉफी, चाय, कॉफी माने कहवा, चाय इत्यादि। ठीक है, इत्यादि सब क्या आ जाएगा, रोपण कृषि या बागवानी कृषि, व्यापारिक कृषि में भी आ जाएगा। ठीक है,
तो आपको व्यापारिक कृषि या व्यवसायिक कृषि समझ में आ गया। वैसा कृषि जिसका माने कि मुख्य उद्देश्य क्या हो, माने व्यापार करना हो, उसे क्या कहेंगे, व्यवसायिक कृषि या रोपण कृषि। ठीक है, व्यवसायिक कृषि कहेंगे। और व्यापार करने में 2 या 2 से अधिक बार लाभ कमाना हो एक बार से, तो उसके क्या कहेंगे, रोपण कृषि। जैसे रबर, मिर्च, चाय, कॉफी, केला, इस सबको 2 या 2 से अधिक बार क्या किया जाता है, तो व्यापार किया जाता है। इसी को क्या कहेंगे, रोपण कृषि या बागवानी कृषि। ठीक है, तो ये आपको माने रोपण कृषि या बागवानी कृषि समझ में आ गया होगा। अब हमसे जानते हैं गहन कृषि। ठीक है, गहन कृषि, गहन कृषि तीसरा नंबर में हमसे जान लेते हैं गहन कृषि। गहन कृषि माने वैसा कृषि जिसमें जनसंख्या का दबाव हो, 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 उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गहन कृषि। ठीक है, और इस कृषि में और अगर बात किया जाए, इस कृषि में इसमें 2 या 3 या 4 बार क्या होता है, खेती इस साल में होता है। ठीक है, गहन कृषि में इसमें 3 से 4 बार साल में कृषि होता है, कृषि होता है। ठीक है, गहन कृषि में क्या होता है, 3 से 4 बार कृषि होता है और नई तकनीक का उपयोग करके होता है। नई तकनीक, नई तकनीक के उपयोग करके कृषि होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नई तकनीक का उपयोग किया जाता है, पुरानी तकनीक का उपयोग नहीं। जैसे मशीन का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाएगा, खाद्य का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें गहन कृषि में क्या क्या चीज़ का उपयोग किया जाएगा, अगर नई तकनीक की बात किया जाए तो मशीन, खाद्य पदार्थ, कीटनाशक इत्यादि। ठीक है, इस सब का उपयोग किस में किया जाता है, गहन कृषि में। गहन कृषि में क्या होता है, माने 3-4 बार एक साल में कृषि हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, गहन कृषि। ठीक है, और व्यवसायिक कृषि जिसका माने कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो, उसे क्या कहेंगे, व्यापार कृषि। और इसको भी नई तकनीक के अनुसार माने कृषि किया जाता है। व्यापार कृषि में मेन मकसद रहता है माने कि बहुत जल्दी उपज हो जाए और उसको व्यापार कर दे। ठीक है, तो इसके लिए और बात किया जाए तो इसके लिए संकर बीज का उपयोग किया जाता है। इसमें बात किया जाए, इसमें संकर बीज माने हाइब्रिड। ठीक है, माने क्या होगा, हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक कृषि में क्या चीज, कौन सा बीज का उपयोग किया जाएगा, हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, व्यवसायिक कृषि या व्यापारिक कृषि। गहन कृषि मैंने जिसमें क्या हो, जनसंख्या का दबाव हो। ठीक है, और इसमें 3 से 4 बार साल में कृषि हो जाए और इसको नई तकनीक के अनुसार कृषि किया जाए, उसे गहन कृषि कहेंगे। ठीक है, और जैसे में क्या होगा, मशीन से उपयोग किया जाता है, नई तकनीक में खाद का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, सब किस में, गहन कृषि में। अगला एक है जीवन जीविका कृषि, इसको हमको पहले बतलाना चाहिए और इन सबको बाद में। जीवन जीविका कृषि, अगला है जीवन जीविका कृषि। जीवन जीविका कृषि, जीवन जीविका कृषि माने कि वैसा कृषि जो जीवन चलाने के लिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए कृषि किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, जीवन जीविका कृषि। माने इसमें क्या होता है, माने पुरानी तकनीक के अनुसार कृषि होता है। इसका मुख्य उद्देश्य
जीवन जीना होता है। ठीक है, और आगे बात किया जाए, इसे पुरानी तकनीक के अनुसार कृषि किया जाता है। पुरानी तकनीक के अनुसार कृषि किया जाता है, माने कि क्या हो जाएगा, पुरानी तकनीक में क्या आ जाएगा, माने कि वही बैल से, या माने कि अगर घर के पीछे है कोना खानी वाला जमीन है, ये माने कि इसमें जमीन का आकार छोटा होता है, इसमें जमीन का आकार छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जमीन का आकार, इसमें जमीन का आकार क्या होगा, छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कौन सा कृषि, तो जीवन जीविका कृषि। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जीवन जीविका कृषि और एक निर्वाह कृषि एक होता है। ठीक है, एक होता है जीवन जीविका कृषि के बाद निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं निर्वाह कृषि के बारे में। तो निर्वाह कृषि किसे कहेंगे, तो मैंने वैसा कृषि जिसमें छूटपाट में माने कि जमीन रहता है, कहीं कहीं छूट रहता है, तो उसको उसमें खेती किया जाता है, इसमें कोई सिंचाई की सुविधा नहीं होती है या बिजली का सुविधा नहीं होता है। निर्वाह कृषि या छूटपाट जमीन में कृषि किया जाता है। ठीक है, यह क्या चीज, तो छूटपाट जमीन में कृषि किया जाता है और इसमें बिजली या सिंचाई की, इसमें सिंचाई की या बिजली की सुविधा नहीं होती है। इसमें सिंचाई या बिजली की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, निर्वाह कृषि कहेंगे। ठीक है, तो आपको कृषि का प्रकार समझ में आ गया होगा। और ओरिजिनली अगर बात किया जाए जो 1 नंबर 2 नंबर कौन होगा, तो ऐसे अगर लिखना कोई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 नंबर इसको मान लीजिए। ठीक है, 2 नंबर इसको मान लीजिए, 2 नंबर इसको मान लीजिए, 3 नंबर इसको मान लीजिए और 4 नंबर इसको मान लीजिए। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, 5 नंबर मानना है तो इसको मान लीजिए 5 नंबर, 5 नंबर इसको मान लीजिए। और व्यापारिक कृषि या व्यवसायिक कृषि में ही रोपण कृषि या बागवानी कृषि आता है। तो इतना आपको समझ में आया हुआ कृषि के बारे में हम बतलाए हैं। तो इतना पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक बार माने कि अगर कहीं पे लग रहा होगा कि हम ज़्यादा स्पीड में बोल दिए होंगे या आपको नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, आसान भाषा में है, एकदम खाटी देहाती भाषा में। ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ये ऐसे बतलाए हुए हैं। चलिए, और अब हम सब जान लेते हैं कृषि में मौसम के आधार पर कृषि। ठीक है, मौसम आधार पर कृषि के बारे में जान लेते हैं। कृषि, ठीक है, मौसम के आधार पर जो कृषि होता है उसका प्रकार, तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। चलिए, और पहला के बात जान लेते हैं। तो खरीफ फसल,
दूसरा के बारे में बात करने तो ये रबी फसल, रबी फसल, रबी फसल, ठीक है। और तीसरा के बारे में बात करेंगे तो जायद, जायद फसल, जायद फसल, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। मौसम के आधार पर फसल होता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए खरीफ फसल के बारे में तो इस फसल में यानी कि इस फसल की बुआई, बुआई और कब हो गया तो जून जुलाई में, जून से जुलाई में, ठीक है। और इसकी कटाई, कटाई होगी अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। वैसा ही इस फसल की भी बुआई कब होगी तो इस फसल की बुआई अब यहाँ पे कट गया है तो इस फसल की बुआई होगी अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में। तो कटाई होगी मार्च अप्रैल में, मार्च से अप्रैल में। और आगे बात किया जाए तो इस फसल की जो बुआई होगी मार्च अप्रैल में ही होगी, मार्च से अप्रैल में। और इस फसल की कटाई ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो इस फसल की कटाई मार्च अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल मई जून में हो जाता है, ठीक है, मई और जून में, ठीक है। और फिर जून जुलाई में क्या हो जाता है, फिर खरीफ फसल की बुआई हो जाता है। तो मानिए यही प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। तो ये बात जान लिए खरीफ फसल क्या होता है, बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है तो कटाई मार्च अप्रैल में, और ये मार्च अप्रैल में बुआई होता है तो कटाई मई जून में, ठीक है। और यही प्रक्रिया चलते रहता है। अगर परिभाषा माने कि जाने जो खरीफ फसल एक परिभाषा किसे होगा, किसे कहेंगे तो वैसी फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में हो उसे क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे, ठीक है। तो खरीफ फसल किसे कहेंगे, जिसकी बुआई जून जुलाई और कटाई मार्च अप्रैल में होता है उसे क्या कहेंगे, खरीफ फसल। और इसमें और आगे बात किया जाए तो खरीफ फसल में, तो खरीफ फसल में कौन कौन से माने कि आएगा तो इसमें आएगा अरहर, 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 गन्ना, गन्ना, ठीक है, गन्ना, गन्ना, ठीक है, बाजरा, 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 ठीक है। उसके बाद बाजरा आएगा, अरहर, गन्ना, बाजरा, धान, धान आएगा, ठीक है, बाजरा, अरहर, गन्ना, बाजरा, धान। उसके बाद मैंने और आएगा, इसको ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, ट्रिक से निकाल लीजिए तो ट्रिक से क्या हो जाएगा, अरे गधा बाजा, बाजा मत बाजा, ठीक है। इसका ट्रिक है अरे से अरहर, ग से गन्ना, ध से धान, ठीक है। अब ब से बाजरा, ज से होगा जौ, ज से क्या हो जाएगा जौ, ठीक है। म से होगा मूंग, मूंग, त से होगा तिलहन, तिलहन, तिलहन होगा तो दलहन भी होगा, तिलहन होगा तो दलहन भी होगा, ठीक है। तो ये सब होगा, ठीक है। तो मैंने इसका ट्रिक है, इससे ब से बाजरा होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। अरे गधा बाजा मत बजा, तो बजा मैंने कुछ नहीं होगा, बस ऐसे जान लीजिए। अरे से अरहर होगा, ग से गन्ना होगा, ध से धान होगा, ब से बाजरा होगा तो बाजरा, ज्वार भी होगा, जौ भी होगा, जौ, और म से मूंग होगा, मूंग, ठीक है। और त से तिलहन, तो तिलहन के साथ दलहन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है किसका, तो ये खरीफ फसल का, ठीक है। और आगे बात किया जाए रबी फसल के बारे में तो इसमें आ जाता है गेहूं, 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 सरसों, चना, ठीक है, चना। चलिए इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। इसका ट्रिक है आज सच में राई गेम खेला, ठीक है। इसका ट्रिक है आज सच में राई गेम खेला, ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक है आज
सच में राई गेम खेला। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? आज सच में राई गेम खेला। आ से होगा आलू, आ से होगा आलू, आलू। ज से आज, ज से ज्वार, आज। स से सरसों, स से चलिए स से सरसों, च से चना, म से मक्का, मक्का। ठीक है, राई से राई ही होता है। ठीक है, राई से राई, ये से गेहूँ, गेहूँ जो इधर लिख चुके हैं, गेहूँ, गेहूँ। और म से मक्का हो गया, म से मटर, मटर। ठीक है, और खेला माने इसका भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? रबी फसल का ट्रिक है। आज सच में राई गेम खेला। ठीक है, तो आज से आ से आलू। ठीक है, जौ से भी कुछ होता है, जौ, जौ से होगा आलू, कुछ होगा, चलिए छोड़िए, आप ही बतलाइएगा जो जौ से क्या हो सकता है। ठीक है, सरसों, चना, म से मक्का, रा से राई, ग से गेहूँ, म से मटर। ठीक है, ये सब क्या है? तो यह है रबी फसल का ट्रिक। आगे हम जानते हैं इस फसल। इस फसल में ट्रिक क्या है? तो इस फसल का ट्रिक बस एक ही बात ध्यान रखना है कि किस फसल के अंदर पानी होता है। इस फसल में ट्रिक यही बात मन की ध्यान रखिए, किस माने किसके अंदर पानी होता है। जैसे लौकी, लौकी मैंने कद्दू, कद्दू के अंदर पानी होता है। ठीक है, घिउरा, घिउरा। ठीक है, और क्या होगा? लौकी, घिउरा, खीरा, खीरा, ककड़ी। ठीक है, खीरा, ककड़ी, लालमी जिसे हम तरबूज भी कहते हैं, सॉरी खरबूज कहते हैं। तरबूज में भी होगा तरबूज। उसके बाद खरबूज। इस सब में क्या है? इस सब के अंदर पानी है। तो पानी है यानी कि सब्जी वाला जी आ जाएगा, सब्जी, सब्जी में सब आ जाएगा लगभग, सब्जी, सब्जी। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा? ये सब आ जाएगा जायद फसल में। ठीक है, ये सब क्या आज की चीज में आ जाएगा? तो ये सब आ जाएगा जायद फसल में। तो आपको खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल समझ में आ गया होगा। किसी का परिभाषा पूछे तो इसे बताइए कि जायद फसल का परिभाषा किससे कहते हैं? तो वैसा फसल जिसका बुआई मार्च अप्रैल में हो और कटाई मई जून में हो, उसे क्या कहते हैं? उसे जायद फसल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम सब आगे जान लेते हैं जायद फसल के बारे। इसके बाद जान लेते हैं। तो इसके बाद हम सब ये बात जानना है जो कृषि में, और स्पेशली कृषि में, सब कृषि के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहले हम जान लेते हैं चावल के बारे में। चलिए चावल के बारे में जान लेते हैं। चावल, चावल के बारे में, चावल के बारे में अगर बात किया जाए तो चावल के बारे में, तो चावल किस फसल में आता है इससे पहले देख लीजिए। तो आपको हम इसमें बतलाए हैं क्या चीज़ में, गधा बाजा, चावल कहाँ लिखे हैं? इसमें तो चावल होगा। अरे गधा बजा मत बजा, इसी में चावल आता है। ठीक है, चावल, एक चावल भी लिख दीजिए इसमें, चावल। ठीक है, अच्छा धान है ना, धान है ना, धान। तो धान माने चावल के बारे में जानते हैं। तो चावल कौन सी फसल है? खरीफ। वही ना बोले थे हमको, ट्रिक में शायद नहीं है क्या? तो चावल, चावल में क्या आ जाएगा? चावल कौन सी फसल होगी? खरीफ फसल। ठीक है, चावल कौन सी फसल है? तो चावल है खरीफ फसल। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसका माने कि वर्गीकरण, भौगोलिक स्थिति। चावल की भौगोलिक स्थिति क्वेश्चन पूछेगा ये जरूर, चावल की भौगोलिक स्थिति या गेहूं की भौगोलिक स्थिति ये पूछता है। ठीक है, तो चावल की भौगोलिक स्थिति में तापमान जान लेते हैं। इसके मार्कर से लिखते हैं तापमान। तो चावल का तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमान के बाद हम जान लेते हैं वर्षा। चावल के तापमान के बाद चावल का वर्षा जान लेते हैं। तो वर्षा इसमें हमको चाहिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, चावल के लिए वर्षा चाहिए। ठीक है, आगे जान लेते हैं भूमि। भूमि,
तो भूमि कैसी चाहिए, तो भूमि हमको चाहिए, भूमि कैसी चाहिए, तो भूमि हमको चाहिए जलोढ़ भूमि, तो भूमि जलोढ़ चाहिए, ठीक है। भूमि, अच्छा मिट्टी जलोढ़ चाहिए, मिट्टी के बारे में बात किया जाए, भूमि तो समतल चाहिए, समतल, और मिट्टी, मिट्टी चाहिए जलोढ़, ठीक है। भूमि हमको समतल चाहिए और मिट्टी चाहिए जलोढ़, ठीक है। तो हमको भूमि समतल और मिट्टी, मिट्टी चाहिए जलोढ़। और आगे हमसे जान लेते हैं श्रमिक, श्रमिक माने मजदूर, मजदूर चाहिए कैसा चाहिए, तो मेहनती चाहिए, ठीक है, मेहनती, ठीक है। परिश्रमी मजदूर चाहिए, ठीक है। चावल के लिए, चावल खरीफ फसल है, चावल के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। भूमि समतल होना चाहिए, मिट्टी जलोढ़ होनी चाहिए, और श्रमिक, श्रमिक क्या होना चाहिए, मेहनती होनी चाहिए, ठीक है। और हमसे जान लेते हैं अब उत्पादन में, उत्पादन, ठीक है। चावल के उत्पादन में अगर बात किया जाए, फर्स्ट देश, फर्स्ट, तो फर्स्ट आ जाएगा चीन। दुनिया में सबसे अधिक चावल किस देश में उत्पादन होता है, चीन में। दूसरा होता है भारत, ठीक है, भारत में। फिर इंडोनेशिया में भी होता है, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, बांग्लादेश, इस सब में क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है, ठीक। अगर राज्य की बात किया जाए, इसी में राज्य के, राज्य की बात किया जाए, तो सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में चावल होता है, पंजाब में चावल होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब एरिया में, छत्तीसगढ़, इस सब एरिया में क्या होता है, तो चावल होता है। लेकिन यह प्रति हेक्टेयर में पूछे, प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है पंजाब में, पंजाब। क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर में चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब में, ठीक है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है, तो ये चीन में। और भारत कितने नंबर पे आता है, तो दूसरा नंबर पे, ठीक है। तो ये हमसे जान लेंगे किसके बारे में, चावल के बारे में। अब हमसे जान लेते हैं गेहूं के बारे में, गेहूं, गेहूं, ठीक है। तो गेहूं के बारे में जान लेते हैं। तो गेहूं के लिए पहली बात, तो अगर बात किया जाए, तो गेहूं हम सबको कौन सी फसल है, पहली बात खरीफ, रबी फसल है। गेहूं कौन सी फसल है, और बात किया जाए फसल के बारे में, फसल, तो यह फसल है खरीफ, अरे सॉरी रबी, रबी फसल। गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं रबी फसल है, ठीक है। और बात किया जाए इसका तापमान के बारे में, तापमान, देखिए, तो जो रबी फसल है, यानी कि इसका अक्टूबर नवंबर में बुआई होगा, तो ये अक्टूबर नवंबर में ठंडा के समय में क्या होता है, बुआई होता है। लेकिन इसकी कटाई होता है क्या चाहिए, गर्मी के समय में, ठीक है। तो इसका तापमान हमको बुआई के समय और कटाई के समय अलग अलग चाहिए, बुआई के समय और कटाई के समय अलग अलग चाहिए। अगर बात किया जाए बुआई के समय, तो ठंडा आ जाता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए हमको। और कटाई के समय तो ये हमको 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, ठीक है। तो ये हम सबको तापमान गेहूं के लिए याद रखना होगा। बुआई के समय अलग अलग होता है और कटाई के समय अलग होता है, किसका, तो ये गेहूं का तापमान अलग होता है बुआई और कटाई में, ठीक है। और आगे बात किया जाए तापमान के बाद इसके बारे में, अच्छा इसमें हम सब जलवायु जान लेते हैं। वो जलवायु, 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 जलवायु कैसी चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्ण, ठीक है। और इसके क्या कैसी चाहिए, तो ये पहले शीत में होता है, एक सेकेंड, तो पहले क्या होता है, पहले ये गेहूं के बारे में बात करें, तो गेहूं का तापमान हो गया, तापमान के बाद वर्षा जान लेते हैं, वर्षा, तो वर्षा कम होता है, वर्षा इसमें थोड़ा कम चाहिए। तो इसमें वर्षा चाहिए हमको 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, इसके लिए वर्षा कितना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। अब बात किया जाए भूमि कैसी रहनी चाहिए, भूमि, भूमि, तो इसके लिए भी भूमि समतल होनी चाहिए,
समतल, समतल माने कि चिकनी रहना चाहिए, ठीक है, चिकनी या जलोढ़, भूमि जलोढ़ माने चिकनी रहनी चाहिए। भूमि समतल है, समतल, मिट्टी में जा लेते हैं, मिट्टी में, मिट्टी में दोमट मिट्टी रहना चाहिए, दोमट, दोमट माने बलुई और चिकनी, ठीक है, माने कि बलुई रहना चाहिए और चिकनी रहना चाहिए मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी में हमसे जान लिए, और हमसे जान लेते हैं मिट्टी के बाद उत्पादन, उत्पादन के बारे में, ठीक है। तो और बात किया जाए उत्पादन के बारे में, तो ये सबसे अधिक उत्पादन और कोई देश करता है तो चीन, चीन इसमें भी फर्स्ट है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चीन, चीन। उसके बाद है भारत, उसके बाद भारत है, फिर है रूस, फिर है अमेरिका, कनाडा, कनाडा इत्यादि, ठीक है, ये सब देश है। मैंने कि गेहूं उत्पादन में सबसे पहला देश है चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस, कनाडा, अमेरिका, ये सब है, ठीक है। तो गेहूं उत्पादन में आपको देश समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं गेहूं उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन में राज्य के नाम, राज्य। तो गेहूं उत्पादन में सबसे एक नंबर पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। 2 नंबर पर है बिहार, 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब मान किया जाता है। जो मान कि उत्तर भारत का जितना क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र हम पहले मान की ऊर्जा संसाधन वाला में पढ़ा चुके हैं। उस उत्तर भारत के क्षेत्र सब में क्या पाया जाता है? क्या तो ये गेहूँ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस एरिया में जो उत्तर भारत में है। और जैसे कि क्या बोलता है पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। और बात किया जाए पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बिहार, ठीक है। इस सब एरिया में क्या पाया जाता है? तो गेहूँ पाया जाता है। इसमें भी अगर बात किया जाए, आगे बढ़ाएंगे, पंजाब, इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद, तो पश्चिम बंगाल के बाद इसमें भी आएगा पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब आएगा, ठीक है। तो हमको बस इतना बात लेना है, प्रथम राज्य कौन है उत्पादन में? प्रथम राज्य। उसके बाद वाला 2-3 गो राज्य उत्तर भारत का राज्य उत्पादन में दे देना, ठीक है। तो गेहूं और चावल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जितना हम कॉन्सेप्ट बतलाए। अगला हम समझा लेते हैं, गेहूं हो गया हमारा, और गेहूं के बाद चावल मैंने कि हो गया। अब हम समझा लेते हैं खाद्य फसल के बारे में, ठीक है। खाद्य फसल, खाद्य फसल, खाद्य फसल माने मोटा अनाज के बारे में, मोटा अनाज, ठीक है। खाद्य फसल माने मोटा अनाज। इसके बारे में अगर जाने खाद्य फसल के बारे में, तो खाद्य फसल में आता है ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, रागी जिसे हम मरुआ कहते हैं, मरुआ, ठीक है। तो ये खाद्य फसल में कौन आएगा? या मोटा अनाज में, तो ये ज्वार, बाजरा, रागी, मरुआ। अगर बात किया जाए ज्वार के बारे में, तो ज्वार उत्पादन में सबसे एक नंबर पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। बाजरा में है कर्नाटक, गुजरात, गुजरात, ठीक है। और रागी या मरुआ में है कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा जो खाद्य फसल है, जो मोटा अनाज है, इसके ज्वार उत्पादन में कौन है आगे? तो महाराष्ट्र और गुजरात है बाजरा में, और रागी में कर्नाटक है। इसके लिए अगर बात किया जाए कितना डिग्री पर ये होता है, तो ये मानी 25 से 30 डिग्री के आसपास में होता है, ठीक है। तो इसके तापमान, तापमान कितना चाहिए? तो ये इसके लिए तापमान चाहिए मैंने 25 डिग्री के आसपास में, ठीक है। 25 डिग्री के आसपास में इसका लिए तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इसके लिए तापमान चाहिए, ठीक है। 25 से 30। इसका का तापमान रूपान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं पूछेगा, जो माने कि निश्चिंत रहिए। अगला हम समझा लेते हैं, क्या बोलिए, हम पढ़ा दिए हैं मानसून, पढ़ा दिए चावल, पढ़ा दिए गेहूँ, पढ़ा दिए, और ये क्या पढ़ा दिए? मोटा अनाज,
चावल के बारे में सब कुछ बता दिए हैं, और ये क्या बोलता है गेहूं के बारे में और खाद्य फसल के बारे में बतला दिए हैं। अब हम जान लेते हैं क्या बोलता है रेशम के बारे में। चलिए रेशम के बारे में, तो हम ये निर्माण उद्योग में रेशम का फैक्ट्री जो 1832 में हावड़ा कोलकाता में खोला गया था प्रथम फैक्ट्री, इस सब वाले बता दिए हैं। तो ये टॉपिक इसमें नहीं है। निर्माण उद्योग में हम बस इतना जान देते हैं रेशम के बारे में। तो रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम अगर बात की जाए प्राप्त के बारे में, तो यह शहतूत के पेड़ से होता है, शहतूत के पेड़ से, ठीक है। रेशम अगर बात की जाए पाला कहाँ जाता है? तो पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर, ठीक है। और कीड़ा के रूप में, कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ पर, कीड़ा के लार से बनता है, ठीक है। तो मैंने कि बनता है किससे? कीड़ा के लार से बनता है। किससे बनता है? तो जो शहतूत के पेड़ पर जो कीड़ा रहता है, उस कीड़ा के लार से क्या बनता है? रेशम बनता है। रेशम से हम सबको मानी कि सूती वस्त्र बनता है। इससे क्या बनता है? रेशम से, यानी कि रेशम से बनता है, मान कि हम सबको वस्त्र तैयार होता है। चलिए आगे हम सब जान लेते हैं कपास से भी वस्त्र तैयार होता है। रेशम के बारे में, तो रेशम के पालन को क्या कहते हैं? रेशम के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। और बात किया जाए पहला फैक्ट्री, पहला कारखाना तो 1832 हावड़ा जो हावड़ा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये है वेस्ट बंगाल, WB लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर क्या है? रेशम का पहला फैक्ट्री को मैंने कि स्थापित किया गया था, रेशम हावड़ा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो अब लिखिए कहाँ, पहले क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम क्या करते हैं आगे बतलाते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप सब क्या कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। और बात किया जाए, इसको इरेज करते हैं, बस इतना जान लीजिए। रेशम के प्रकार में रेशम 4 प्रकार के हैं, ठीक है। एक में है ईरी, तसरा, मालवारी और मूंग, ठीक है। रेशम 4 प्रकार के हैं, से जान लीजिए, ठीक है। और आगे की बात जान लीजिए गेहूं के बारे में। तो गेहूं के जलवायु के बारे में बात किया जाए, जलवायु, तो जलवायु चाहिए शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण, ठीक है। तो ये जलवायु चाहिए। और आगे तो खाद्य फसल बतला दी है। इसके बारे में अगर तापमान बता दिए हैं, तापमान के बाद इसमें अगर वर्षा की बात किया जाए, तो वर्षा चाहिए माने कि 75 सेंटीमीटर के आसपास में चाहिए, ठीक है। वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बाद में। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद हम आगे बतलाते हैं। चलिए, तो इतना आप सबको समझ में आया होगा। हम बार बार बोलते हैं, जहाँ पे आपको अगर ना समझ में आता है, थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको रोकिए और दोबारा एक बार और देखिए, पूर्ण रूप से समझ में आएगा। इतना यानी कि खाटी देहाती भाषा में हम बतला रहे हैं। इतना आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा कंप्लीट। हम ये बात का उम्मीद करते हैं, और आगे हम बतलाएंगे। देखिए, जैसे हम इसको क्या किए, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले, तो यहाँ पर 2-4 गो हमारे बच्चा सब क्या कर रहा था, बंदूक लेकर के यहाँ पर आया था। आपको दिखा दे बंदूक, देखिए बंदूक लेकर के आया है लड़का सब, बंदूक। और ये बंदूक से बहुत माने हंस रहा था, ये बंदूक दिखा रहा था हमको, ठीक है। तो बच्चा सा का बंदूक है, लो रे और चल जाओ, ठीक है। हल्ला नहीं करना।
लो लो लो। चलो हल्ला नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कृषि के बारे में जितना बताया है उतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम सब कृषि के बाद मैंने कि जितना बतला दिए हैं, इसके बाद हम सब क्या करते हैं, आगे बतलाते हैं। तो आगे अगर बात किया जाए तो आगे क्या बतलाते पहले, तो आगे हम बतला देते हैं दलहन के बारे में। चलिए, दलहन 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 तो दलहन के बारे में बात करते हैं। दलहन के बारे में तो चलिए, दलहन के बारे में, दलहन में क्या आएगा, दलहन में आएगा दाल। दलहन में सब दाल आ जाएगा, सब क्या आ जाएगा, दाल आ जाएगा। जैसे चना आ जाएगा, चना, मूंग आ जाएगा, मूंग, मटर, 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 ठीक है। मसूरी आ जाएगा, मसूरी, ठीक है। और क्या आ जाएगा, अरवल आ जाएगा, अरवल इत्यादि। ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा दलहन में। ये सब क्या चीज में आ जाएगा, दलहन में। और दलहन में मान कि दाल के उत्पादन में फर्स्ट राज है दलहन में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दलहन में कौन सा राज्य है, तो दलहन में है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मैंने एमपी। दलहन में सबसे पहला राज्य कौन है, तो सबसे पहला राज्य है दलहन उत्पादन में, तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। और हम सब अब आगे जान लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा बस जान लेते हैं क्या चीज़ के बारे में, तो मक्का के बारे में। मक्का, ठीक है, मक्का के बारे में जान लेते हैं। तो मक्का में फर्स्ट राज्य है उत्पादन पर, फर्स्ट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और सेकेंड है बिहार, सेकेंड बिहार, ठीक है, सेकेंड बिहार। आगे बात किया जाए तो मक्का के लिए हम सबको क्या चाहिए, तो मक्का के लिए हमको सबको चाहिए 75 मैंने 100 सेंटीमीटर से के करीब में क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर के करीब में, 100 सेंटीमीटर के करीब में वर्षा चाहिए, ठीक है। और भूमि बात किया जाए मक्का के बारे में, तो ये ढाल वाला भी भूमि पर हो जाएगा, ठीक है। और समतल भूमि पर भी मक्का हो जाएगा। तो हमको बस ये बात जानना है मक्का के बारे में, ये आंध्र प्रदेश और बिहार में पाया जाता है। और बात की जाए अब दलहन के बाद तिलहन। तिलहन में तेल वाला सब पदार्थ आ जाएगा, जैसे सरसों आ जाएगा। सरसों में और क्या आ जाएगा, तो सरसों के बाद तेल में तो तोरी और अंडी आ जाएगा, या इसी को कहते हैं अरंडी, ठीक है। अरंडी, अंडी या अरंडी, ठीक है। और क्या आ जाएगा, नारियल, ठीक है, नारियल। और क्या आ जाएगा, मैंने तेल सबका नाम आएगा, सिंपल बात है, तेल सबका नाम आएगा क्या चीज़ में, तिलहन में, ठीक है। बस इतना बात जान लेना है तेल में। जैसे कि एक बार सरसों उत्पादन में भारत क्या है, फर्स्ट है। सरसों उत्पादन में, नारियल उत्पादन में भी भारत क्या है, फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर नारियल उत्पादन में भी भारत है, ठीक। तो ये सब क्या है, तिलहन में है। इस सब को मैंने कि याद रख लेना, तिलहन में कौन कौन चीज़ आएगा, दलहन में क्या आता है, दलहन में क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये भारत वाला चीज़ खाली जान लेते हैं, जो भारत फर्स्ट नंबर पर है दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल में। नारियल भी भारत में होता है और सरसों भी भारत में होता है। ये सब क्या होता है, माने कि भारत में सबसे अधिक होता है। ये दलहन जान लिए और तिलहन जान लिए। अब हम जान लेते हैं कि कुछ मैंने कि क्या बोलता है, रेशेदार फसल, क्या चीज़, रेशेदार फसल, रेशेदार फसल, रेशेदार फसल, ठीक है। तो रेशेदार फसल में हम सबको क्या पढ़ना है, कपास के बारे में जानना है, पटसन के बारे में, ठीक है। तो रेशेदार फसल में हम सबको जानना है कपास के बारे में, ठीक है। और पटसन माने जूट, ठीक है। और कपास के बारे में जान लेना है। बात किया जाए तो जूट के बारे में, तो जूट के बारे में हम सब जान लेते हैं। ये जूट के बारे में, तो यह जूट उत्पादन में प्रथम राज्य है, फर्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल,
जूट उत्पादन में प्रथम राज्य क्या है? तो ये पर्सन में या जूट में फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बात किया जाए जूट के बारे में, पटसन के बारे में या जूट के बारे में, इसके बारे में, तो इसमें तो थोड़ा आगे जान लेते हैं। तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर माने रेशेदार फसल, रेशेदार, गोल्डन फाइबर माने रेशेदार फसल, ठीक है। रेशेदार फसल किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो ये जूट को कहते हैं। और ऐसा ही कपास को कहते हैं हम सब व्हाइट गोल्ड, कपास को व्हाइट गोल्ड माने उजला सोना, उजला सोना, उजला सोना कहते हैं कपास को, ठीक है। कपास को क्या कहते हैं? उजला सोना कहते हैं। तो ये कपास और ये जूट, ठीक है। इसका माने कि क्या करते हैं? मुख्य रूप से ये सब माने कि पश्चिम बंगाल बिहार के एरिया में पाया जाता है, क्योंकि यह माने कि दिमाग लगाए ना, क्योंकि इसको माने कि हम सबको सुखाने के लिए क्या चाहिए? नदी चाहिए। नदी में हम सब रखते हैं, नदी में से रख करके उस फिर सुखाते हैं। तो ये सब ऐसा एरिया क्या है? तो इस सब के बारे में, तो ये पश्चिम बंगाल बिहार इस सब एरिया में पाया जाता है कपास और क्या चीज़? तो ये पटसन जूट, ये सब, ठीक है। इससे कपड़ा बनता है, रस्सी बनता है, इस सब से ये सब सामान बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब रेशेदार फसल के बाद जान लेते हैं पेय पदार्थ। क्या जान लेते हैं? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ माने पीने वाला पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, ठीक है। पेय पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। पेय पदार्थ के बारे में, तो पेय पदार्थ में क्या आ जाएगा? पेय पदार्थ में आ जाएगा हम सबको चाय और कॉफी। कॉफी माने कहवा, ठीक है। चाय और कॉफी, ये क्या चीज में आ जाता है? तो पेय पदार्थ में आ जाता है। तो थोड़ा चाय के बारे में जान लेते हैं, कॉफी के बारे में देखिए, इसके बारे में भूमि जान लेते हैं। भूमि, ठीक है। तो भूमि हमको चाय के लिए चाहिए ढाल वाली भूमि चाहिए, या इसी को कहते हैं सीढ़ी लूमा, ठीक है। ढाल वाली चाहिए माने सीढ़ी लूमा चाहिए। और इसके बारे में अगर बात किया जाए वर्षा के बारे में, वर्षा यानी भूमि चाहिए कैसी? मिट्टी। तो ढाल वाली सीढ़ी लूमा चाहिए। और वर्षा, तो वर्षा हमको चाहिए 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से 400-500 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, माने सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी दोनों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, तो ये माने सबसे अधिक वर्षा किसके लिए हम चाहिए? धान से भी ज़्यादा वर्षा, तो ये चाहिए हमको चाय या कॉफ़ी के लिए, ठीक है। और यह माने कि सीढ़ीनुमा माने पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बारिश होता है बहुत, तो बारिश हो लेकिन बारिश रुके नहीं, ठीक है। और चाय के बारे में हम ये बात बतला दें, तो ये हम दो या दो से अधिक बार उगाया जाता है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि कौन से माने कि कृषि के अंतर्गत आएगा। 2 या 2 से अधिक बार उपजाया जाएगा तो कौन सा माने कृषि के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब हम चाय के बारे में कुछ स्पेशल जान लेते हैं। चाय के बारे में, तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है, फर्स्ट स्थान भारत, ठीक है, चाय उत्पादन में, ठीक है। और स्पेशली बात किया जाए चाय उत्पादन में राज्य की बात किया जाए, तो राज्य में है असम, ठीक है। राज्य में कौन है? राज्य में असम। सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत करता है, राज्य में असम करता है। लेकिन फेमस की बात किया जाए, फेमस के, तो दार्जिलिंग का चाय है, दार्जिलिंग, ठीक है। और ये है वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो सबसे अधिक चाय फेमस, सबसे अधिक है दार्जिलिंग का चाय है। और यह भारत में सबसे पहले GI टैग किसी को मिला था, तो ये दार्जिलिंग के चाय को मिला था। GI टैग मैंने ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है, यानी कि उसके एरिया के जो क्षेत्र, जैसे मुजफ्फरपुर का लीची, ठीक है, तो मैंने कि GI टैग मिला जाता है, ठीक है। तो GI टैग सबसे अधिक, सबसे
पहले GI टैग मिला था। GI टैग किसको मिला था? GI टैग तो दार्जिलिंग के चाय के, ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले GI टैग मिला था। चाय के बारे में बात हो गया तो सबसे फेमस चाय है दार्जिलिंग का चाय, ठीक है। लेकिन भारत में चाय अधिक होता है लेकिन चाय का व्यापार नहीं होता है क्योंकि जनसंख्या भी तो बहुत, जनसंख्या भी मायने रखता है क्योंकि जनसंख्या बहुत होने के कारण क्या है, भारत में ही खपत हो जाता है, ठीक। और बात करें कॉफ़ी के बारे में, थोड़ा कॉफ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो कॉफ़ी में प्रथम स्थान है ब्राज़ील, ठीक है, कॉफ़ी में प्रथम स्थान है ब्राज़ील, ठीक है। और कॉफ़ी भारत में अगर बात किया जाए, भारत में तो कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी भारत में सबसे पहले मैंने क्या बोलता है, एक साधु थे, साधु, वो माने कि अरब देश में गए थे, अरब देश में, और वहीं से अरब देश में गए थे और वहाँ पे आदत उनको लग गया कॉफ़ी पीने का, तो कॉफ़ी वहाँ से ले लिया, ठीक है। उस देश का नाम था इथोपिया, ठीक है। तो भारत में इथोपिया से लाए थे कौन, और ला करके, और बाबा बुधन माने कि व्यक्ति का नाम था बाबा बुधन, और व्यक्ति क्या कर दिए, बाबा बुधन एक पहाड़ी पर जा करके छीड़ दिए, ठीक है। उस पहाड़ी का नाम पड़ गया बाबा बुधन की पहाड़ी, वहाँ पर क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है। तो भारत में कॉफ़ी बाबा बुधन की पहाड़ी पर पाई जाती है। भारत में कॉफ़ी बाबा बुधन की पहाड़ी पर पाई जाती है, ठीक है। और यह माने कि इथोपिया से लाए थे, कहाँ से लाए थे, बाबा बुधन की पहाड़ी पर, इथोपिया, अरब देश में पड़ता है, अरब देश, ठीक है, अरब साइड में पड़ता है इथोपिया, ठीक है। तो ये भारत में कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, बाबा बुधन की पहाड़ी पर, जो कि बाबा बुधन की पहाड़ी कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, ये बाबा बुधन की पहाड़ी कहाँ है, ये बाबा बुधन की पहाड़ी है, यह पहाड़ी कर्नाटक, ठीक है। और चाय हम सबको नीलगिरी की पहाड़ी पे मुख्य रूप से पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। और यह नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इस सब जगहों पे क्या पाया जाता है, यह नीलगिरी की पहाड़ी इस सब जगहों पे पाई जाती है, ठीक है। ये चलिए, कॉफ़ी में बदला दिए, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी बाबा बुधन की पहाड़ी पर माने कि पाई जाती है। सबसे फेमस कॉफ़ी भी पूरे दुनिया में बाबा बुधन की पहाड़ी की कॉफ़ी हो गई है, ठीक है। यहाँ का माने कि टेस्टी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और जैसे सबसे फेमस चाय कहाँ की है, दार्जिलिंग का चाय सबसे फेमस है, बाबा बुधन की पहाड़ी की भी चाय बहुत फेमस है, ठीक है। ये चाय और कॉफी पेय पदार्थ आपको माने कि समझ में आ गया होगा। पेय पदार्थ के बारे में, रेशम के बारे में, रेशेदार फसल के बारे में बतला दिया है। अब हम सब जान लेते हैं थोड़ा सा नगदी फसल के बारे में। क्या चीज के बारे में, नगदी फसल, नगदी फसल, नगदी फसल के बारे में माने कि नगदी फसल के बारे में अगर हम सब जानने हैं तो नगदी फसल किसे कहेंगे, तो वैसा फसल जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना हो, उसे क्या कहेंगे, नगदी फसल। जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे नगदी फसल कहेंगे, ठीक है। नगदी फसल में आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा तंबाकू, आलू, रबर, ये सब माने कि सब क्या है, माने कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए माने कि भाव किया जाता है। ये सब आलू, रबर, तंबाकू इत्यादि ये सब क्या है, सब क्या है, नगदी फसल, ठीक है। नगदी फसल जैसे तंबाकू में बात किया जाए तो तंबाकू में या आलू में, इस सब में उत्पादन में प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, दोनों में है, ठीक है। दोनों में क्या है, आंध्र प्रदेश। रबर में केरल, और जूट में बदला दिए थे पहले, बदला दिए ना, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बदला है
सब में, पश्चिम बंगाल इस सब में बदला दिया है। जितना फसल में हमको ये जो इम्पोर्टेंट लगा इसमें पेय पदार्थ इस सब में क्या बोलता है और नकदी फसल सब में। अब हम सब थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं मसाला के बारे में। क्या बोलता है मसाला, ठीक है। मसाला के बारे में बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए तो मसाला के बारे में, तो मसाला में उत्पादन में, मसाला उत्पादन में प्रथम फर्स्ट है भारत, भारत, ठीक है। और मसाला के बारे में अगर बात किया जाए और राज्य में मसालों का रानी या किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है, तो केरल। मसाला सबसे ज्यादा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, केरल में, ठीक है। और मसाला के बारे में जान लें, मसाला के बारे में कुछ, मसाला में क्या आ जाएगा, मसाला में क्या क्या आ जाएगा, मसाला में आ जाएगा जैसे हल्दी, हल्दी आ जाएगा, और क्या बोलता है काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च भी होता है, मिर्च, और क्या आ जाएगा मिर्च, और क्या मैंने क्या और बोल सकते हैं। तो मसाला में जितना आता है जीरा, जीरा, मंगरैला, मंगरैला, ठीक है, ये सब, तो धनिया, ये सब क्या चीज़ में है, तो मसाला में आ जाएगा, ठीक है। तो मसाला में सब उत्पादन में सबसे अधिक कौन है, तो ये सब में कौन है, तो ये केरल है। लेकिन हल्दी में तमिलनाडु है, हल्दी में तमिलनाडु, ठीक है। और इसमें एक और जान लेते हैं केसर, केसर, केसर में जम्मू कश्मीर है। केसर उत्पादन में प्रथम राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, केसर में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और हल्दी में तमिलनाडु और केसर में जम्मू कश्मीर। उसके बाद जितना आएगा, जितना आएगा सब में कौन हो जाएगा, तो सब में क्या बोलता है सब में आ जाएगा तमिलनाडु, सॉरी केरल, ठीक है, जितना। और बात करें जे मसालों का राजा, तो मसाला का राजा कहा जाता है काली मिर्च को, मसाला का राजा, राजा कहा जाता है काली मिर्च को, ठीक है। मसाला का राजा कहाँ लिख दें आपको, चलिए इधर लिख देते हैं मसाला, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। मसाला के बारे में नहीं जानना है, मसाला, मसाला के बारे में, तो मसाला का राजा पहले बात तक केरल है, लेकिन अगर मसाला में बोला जाए तो मसाला में कौन है, काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। और रानी, रानी तो इलायची, इलायची, ठीक है। और मसाला में सबसे अधिक स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए मतलब कि कौन सा मसाला सबसे अधिक यूज बड़े अच्छा है, हल्दी, हल्दी, ठीक है। स्वास्थ्यों का राजा मसाला में, ठीक है, तो ये हल्दी है। और स्वाद, स्वाद में लौंग, लौंग, ठीक है। तो ये मसाला के बारे में हो गया। और मसाला के बारे में और बात किया जाए, कहाँ लिखे हैं, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, सब्जी के बारे में जान लेते हैं। सब्जी में उत्पादन में फर्स्ट स्थान है भारत का। जितना सब्जी होता है लगभग सब सब्जी में फर्स्ट स्थान है भारत का। मसाला में भी भारत का, फल उत्पादन में फर्स्ट है भारत, ठीक है। फर्स्ट उत्पादन में मसाला में भी, मसाला में भी फर्स्ट उत्पादन राज्य कौन है, भारत है। मानी नारियल में भारत है, सरसों में भारत है, बहुत सामान में क्या है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, भारत है, ठीक है। तो ये उत्पादन में जितना हमको था ये हम बतला दिए हैं। अब हम मानी कि हमको तक लगता है तो ये जो जरूरी था सब बतला दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार थोड़ा बतला देते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में, उसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं। तो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलिए तो आई होप कि आप सब लोग कर लिए होंगे। तो चलिए इसको हम गेस करते हैं और आगे बतलाते हैं।
इतना ही में और जाना चाहिए, तो इतना ही रहने देते हैं। आगे हम बदलाते हैं और आगे बात किया जाए तो सबसे पहले तो अब हम हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति के बारे में जान लें तो यह माने कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, ठीक है। यह बात किया जाए हरित क्रांति के बारे में तो कृषि के क्षेत्र में यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थ में क्या है, मानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है, जिसे हम मानी कि हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। और हरित क्रांति की और बात किया जाए जनक के बारे में तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। और हरित क्रांति भारत में 2 चरण में चला है, जिसका प्रथम चरण की बात किया जाए तो 1967 से 68 में चला है और दूसरा चरण 83 से 84 में चला है। तो ये बात को हम समझ लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति माने यह कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन या खाद्य उत्पादन या खाद्य पदार्थ में वृद्धि लाना है, ठीक है। हरित क्रांति यह कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थ में वृद्धि लाना है। और इसमें बात किया जाए हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और आगे बात किया जाए हरित क्रांति 2 चरण में चला था, ठीक है। हरित क्रांति 2 चरण में हुआ था। फर्स्ट चरण 1967 से 1968 और सेकेंड चरण चला था 1983 से 1984 तक। तो ये बात पूछता है, ठीक है, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक था और दूसरा चरण कब से कब तक था, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति के बारे में बात किया जाए तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित एक क्रांति है, ठीक है। दूध से संबंधित क्रांति है, ठीक है। और यह श्वेत क्रांति के जनक माने कि वर्गिन कुरियन को कहा जाता है, और श्वेत क्रांति भारत में 3 चरण में चला है। एक 1970 से माने कि 80 तक चला है, एक 1981 से 85 तक चला है, एक 1985 से 1990 तक चला है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति या दूध से संबंधित क्रांति है, जिसका मुख्य उद्देश्य दूध एवं पशुपालन में वृद्धि लाना है, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पशुपालन एवं दूध एवं पशुपालन में क्या चीज लाना है, वृद्धि लाना है, ठीक है। श्वेत क्रांति का, ठीक है। श्वेत क्रांति मैंने कि क्या बोला जाता है श्वेत क्रांति में ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। श्वेत क्रांति में ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाने ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति में जो चरण हुआ है श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड या दूध
क्रांति से संबंधित, यह दूध क्रांति से संबंधित क्या है, ऑपरेशन फ्लड, और यह 3 चरण में हुआ है। फर्स्ट चरण 1970 से 1980, सेकेंड चरण 1981 से 1985, थर्ड चरण चला था 1985 से 1990। ठीक है, यह दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए यह क्रांति चला था। ठीक है, बस आपको ई बात याद रखना। ठीक है, ई बात न भी याद रहेगा तो चलेगा, ई बात याद रखना है। जो फर्स्ट चरण कब चला था, सेकेंड चरण कब चला था, थर्ड चरण कब चला था, दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए दूध क्रांति। ठीक है, और दूध क्रांति के माने श्वेत क्रांति के जनक नहीं रहा है, एक सेकेंड, चलिए क्या, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीन कुरियन को कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीन कुरियन को कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत क्रांति समझ में आ गया, हरित क्रांति समझ में आ गया होगा। चाय के बारे में बतला दिए, चाय में हम बतला दिए, चाय के बारे में, कृषि के बारे में। अच्छा एक मिनट, चाय में हम कॉफ़ी में एक बार जान लीजिए, कॉफ़ी के प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा बदल कर लिखते हैं। कॉफ़ी के प्रकार, कॉफ़ी के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अरेबिका। ठीक है, दूसरा में होता है रोबेस्टा। ठीक है, और तीसरा में हम सब जानते हैं लिबेरिका। ठीक है, ये क्या है, कॉफ़ी के प्रकार है। ठीक, तो कॉफ़ी के प्रकार हम जान लिए। कॉफ़ी भारत में इथोपिया से लाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जान लिए। नकदी फसल सब जितना हमको जरूरी था, इम्पोर्टेंट था, सब हम क्या कर लिए हैं, जान लिए हैं। तो मैंने हमको नहीं लगता है कि कोई छूट गया होगा। तो चलिए फिर कभी लाएंगे सेशन, तो मैंने कि समझाएंगे। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित मैंने कि हुआ होगा। तो चलिए मैंने कि वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।